चलिए स्टार्ट करते हैं। इनिशियल कुछ क्वेश्चंस गैसेस चैप्टर से रिलेटेड हैं। ठीक है, आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व करिए। जहाँ पर आपको डाउट हो वहाँ पर डेफिनेटली पूछिए। फर्स्ट क्वेश्चन में एसटीपी कंडीशंस पर पूछा है कि हाइड्रोजन का वेट क्या होगा। वेट का मतलब यहाँ पर मास से है। एक ऐसे वेसल में जिसमें 3.36 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस हो एसटीपी पर, ठीक है। ऑक्सीजन गैस भी एसटीपी पर है। ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम दे रखा है। अब उसी वेसल में हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। हाइड्रोजन भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर है। तो सेम वेसल में अगर हाइड्रोजन है और सेम वेसल में अगर ऑक्सीजन है तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम हो जाएगा, ठीक है ना। वॉल्यूम सेम हो जाएगा, टेम्परेचर प्रेशर सेम है, तो फिर दोनों के मोल्स भी इक्वल हो जाएंगे। और अगर मोल्स इक्वल हो जाएंगे तो उसकी मदद से फिर अपन मास डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो until recently standard pressure 1 atmosphere standard pressure 1 atmosphere और standard temperature 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन माना जाता था। अब नए कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एसटीपी का प्रेशर 1 बार माना जाने लगा है। इस कंडीशन पर अगर 1 मोल आइडियल गैस है then it occupies 22.4 liters of volume। लेकिन नए कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एसटीपी का प्रेशर 1 बार मानने लगे हैं। टेम्परेचर तो वही 0 डिग्री सेल्सियस है। तो ये प्रेशर 1 बार अगर माना जाए तो वो 1 एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा कम होता है। 1 बार इज स्लाइटली स्मॉलर देन 1 एटमॉस्फेयर। और अगर प्रेशर थोड़ा सा कम करेंगे तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो नई डेफिनेशन, नए कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एसटीपी पर 1 मोल का वॉल्यूम 22.7 लीटर्स होगा। लेकिन अभी तक जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में आते हैं वो पुराने वाले कन्वेंशन पर ही बेस्ड होते हैं, तो उसी को लेते हुए अपन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि एसटीपी पर हाइड्रोजन भी है, एसटीपी पर ऑक्सीजन भी है और सेम वेसल में है, ठीक है ना। सेम वेसल का मतलब सेम वॉल्यूम। एक वेसल में प्रेजेंट सारी गैसेस सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन भी 3.36 लीटर्स हो गया एट एसटीपी। तो क्या यहां से अपन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फाइंड कर सकते हैं इस रिलेशन को यूज करते हुए। 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 होना चाहिए, तो फिर 3.36 लीटर के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या मोल्स होंगे। लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट। 3.36 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन है, इसमें कितने मोल्स होंगे। अगर 1 मोल होते तो वॉल्यूम 22.4 लीटर्स होता। 3.36 लीटर्स है तो फिर मोल्स कितने होंगे। इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, ठीक है। देखिए कितना आता है सॉल्व करने पर। 2 से कैंसिल किया 1.68, 2 से कैंसिल किया 11.2। तो ये तो अपना मोल्स आ जाएंगे। और इसको अगर मैं मास में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे इसको फर्दर 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, तो मास आ जाएगा। मास ही पूछा है, 1.68 अपॉन 11.2 तो मोल्स आ रहे हैं। और इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 ग्राम्स पर मोल से। ऐसा करने पर ये 5.6 हो जाएगा। और आई थिंक उसके बाद ये कैंसिल हो रहा है। 56 इंटू 3 जो होता है वो 168 होता है। इसके अकॉर्डिंग ये 0.3 ग्राम्स आ रहा है, 0.3 ग्राम्स। तो ये इसका आंसर होगा। कितने लोगों ने मेरे साथ सॉल्व किया है इसको और ये आंसर ऑब्टेन किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक माउंटेन के टॉप पर थर्मोमीटर की रीडिंग ये है, बैरोमीटर की रीडिंग ये है।
थर्मोमीटर गिव्स टेम्परेचर एंड बैरोमीटर गिव्स प्रेशर, और माउंटेन के बॉटम पर टेम्परेचर और प्रेशर ये था। तो अपन को बताना है कि एयर जो टॉप पर है और एयर जो बॉटम पर है माउंटेन के, उनकी डेंसिटीज का रेशियो क्या होगा। तो आइडियल गैस इक्वेशन के बेसिस पर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है तनीषा? डेंसिटी का फॉर्मूला फॉर एन आइडियल गैस होता है pm अपॉन RT ऑन द बेसिस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। इस क्वेश्चन में ऑब्वियसली हम ये मानकर चलेंगे कि जो एयर बॉटम पर है वैसे ही एयर, मतलब वही कॉम्पोजिशन टॉप पर भी है। वैसे तो एयर का कॉम्पोजिशन भी लोकेशन टू लोकेशन बदलता रहता है। अगर कॉम्पोजिशन बदल जाएगा तो ये मोलर मास बदल जाएगा। एयर के लिए अपन यहाँ पर मीन मोलर मास लेंगे। जब भी किसी मिक्सचर के बारे में बात होगी, मिक्सचर की डेंसिटी की बात होगी, तो ऑब्वियसली मीन मोलर मास लिया जाएगा। एयर अपने आप में एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो यहाँ पर मीन मोलर मास ऑफ एयर लिया जाएगा। और मीन मोलर मास इस बात पर डिपेंड करेगा कि एयर में कौन सी गैस का क्या परसेंटेज है। तो हम यही मानकर चल रहे हैं कि कॉम्पोजिशन सेम है टॉप पर और बॉटम पर। उसके बाद अपन को टॉप पर जो डेंसिटी है और जो बॉटम पर डेंसिटी है उसका रेशियो डिटरमिन करना है। तो आप देखोगे मास, मोलर मास अगर सेम मान लिया जाए, आर तो सेम होता ही है, प्रेशर एट टॉप अपॉन प्रेशर एट बॉटम, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर एट बॉटम अपॉन टेम्परेचर एट टॉप। इस तरह से आ जाएगा। टॉप पर प्रेशर कितना था 70 सेंटीमीटर्स ऑफ मरकरी, बॉटम पर कितना 76। बॉटम पर टेम्परेचर, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में, टॉप पर टेम्परेचर 280 केल्विन। इसके बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 75/76 आएगा। ठीक है, कृतिका समझ में आ रहा है ये करना? थर्ड क्वेश्चन, ये भी बहुत ही कॉमन प्रोफाइल है, एल्गोरिथमिक क्वेश्चन है। ऐसे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और कितने क्वेश्चंस एग्जाम में आ भी चुके हैं। एक ओपन वेसल है, उसको हीट किया गया और हीट करने से उसके अंदर की 2/3 ऑफ द एयर बाहर निकल गई, पर हीटिंग के दौरान वेसल का वॉल्यूम कांस्टेंट रहा। तो आपको बताना है कि किस टेम्परेचर तक वेसल को हीट किया गया। तो इसमें दो चीजें समझने की हैं। पहला तो ये कि वेसल ओपन है। ओपन होने का क्या इम्प्लीकेशन है? ओपन होने का इम्प्लीकेशन क्या है कि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अगर आउटसाइड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है तो इनसाइड प्रेशर भी हमेशा 1 एटमॉस्फेयर रहेगा। ओपन वेसल जो आउटसाइड के साथ कांटेक्ट में हो उसका प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा ही। इसके अलावा हीटिंग से वॉल्यूम पर भी कोई असर नहीं पड़ रहा, वेसल का वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। अगर ये दो चीजें कांस्टेंट है, प्रेशर और वॉल्यूम, तो आइडियल गैस इक्वेशन अगर इस वेसल में फिल्ड एयर के लिए अप्लाई करें, PV इज इक्वल टू nRT, तो ये दो चीजें तो कांस्टेंट ही हैं। R हमेशा कांस्टेंट होता है, इस वजह से NT भी कांस्टेंट आ रहा है। NT कांस्टेंट का मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने से मोल्स कम हो जाएंगे, और वो ही हो रहा है। 2/3 ऑफ द एयर बाहर निकल रही है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, NiTi इज इक्वल टू NFTF। इनिशियल मोल्स जितने भी थे वो पता नहीं, बस इतना जरूर पता है कि 2/3 ऑफ द मोल्स बाहर निकल गए हैं। तो वेसल के अंदर कितने मोल्स बचे हैं? यहाँ पर Ni और NF जो है वो वेसल के अंदर के मोल्स हैं। तो वेसल के अंदर 1/3 मोल्स बचे हैं, क्योंकि 2/3 तो बाहर निकल गए। 1/3 ऑफ Ni टाइम्स फाइनल टेम्परेचर, तो यहाँ से फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा 900 केल्विन। ऐसे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। 1/3 ऑफ द एयर निकला, 1/4 निकला, 2/5 निकला, एनी आर्बिट्ररी नंबर, एनी आर्बिट्ररी टेम्परेचर। तो ये क्वेश्चन अलग अलग डेटा के साथ आ सकता है। फोर्थ क्वेश्चन,
कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर है, डेंसिटी ये है, तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का मोल फ्रैक्शन बताना है क्या होगा। एक बार आप ट्राई करिए 30 सेकेंड्स के लिए। मिक्सचर की डेंसिटी से अपन मिक्सचर का मोलर मास फाइंड कर सकते हैं। मिक्सचर का मोलर मास मतलब मीन मोलर मास, और जो मीन मोलर मास होगा उससे अपन मोल फ्रैक्शंस डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला यूज में आएगा, रो इज इक्वल टू PM अपॉन RT, क्योंकि मिक्सचर की बात हो रही है इसलिए मीन मोलर मास। तो पहले मीन मोलर मास तक पहुंचते हैं, रो RT बाय P। तो रो की वैल्यू दे रखी है 1.70 ग्राम्स पर लीटर, R की वैल्यू 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, टेम्परेचर की वैल्यू जो STP पर होती है 273, और प्रेशर की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर लेनी पड़ेगी। STP के लिए आप याद रख सकते हो ये जो दो नंबर्स है ना R और T, इनका प्रोडक्ट STP पर 22.4 आता है। 22.4 तो आपका जाना पहचाना नंबर है। RT का प्रोडक्ट 22.4 आता है जो कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम भी होता है STP पर। तो यहाँ से ये मीन मोलर मास आ जाएगा ग्राम्स पर मोल में, और किसी मिक्सचर का मीन मोलर मास मोल फ्रैक्शन से रिलेट किया जा सकता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का मोल फ्रैक्शन X हो तो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 - X हो जाएगा, क्योंकि दो ही कंपोनेंट्स हैं। X टाइम्स मोलर मास ऑफ CO, CO का मोलर मास कितना होता है 28, प्लस 1 - X टाइम्स मोलर मास ऑफ CO2, CO2 का मोलर मास होता है 44, और फिर ये प्रोडक्ट 224 इंटू 17 68, 34 प्लस 640, 34 प्लस 4 38, 38.08। तो 38.08 आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 38 ही मान लेता हूँ। तो यहाँ से सॉल्व करने पर 16x की वैल्यू 44 - 38 6 आ रही है। x की वैल्यू 3/8 आ जाएगी। अगर फ्रैक्शन में दे रखा हो तो 3/8, फ्रैक्शन में नहीं दे रखा हो तो डेसिमल में कन्वर्ट करो। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.375 आ रहा है। इसके बाद ऑप्शन से मैच कर लो। फर्स्ट ऑप्शन इज क्वाइट क्लोजली मैचिंग विद आवर कैलकुलेशन, फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। बोला गया है कि हीलियम एटम 2 टाइम्स हैवियर होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से, ये तो आप सब भी जानते ही हैं। 298 केल्विन पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ हीलियम एटम, हीलियम एटम तो ट्वाइस एज मच हैवियर है हाइड्रोजन से, तो हीलियम और हाइड्रोजन की एवरेज काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होगा? एनीवन, क्या रिलेशन होगा? ध्यान रहे सेम ही होंगे। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल या पर पार्टिकल तो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, 3/2 kT। टेम्परेचर सेम तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी सेम। ये तो आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट फ्रॉम द थ्योरी। हाँ संगम। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, तो 3/2 kT तो सिर्फ उसके लिए आता है मोनोएटॉमिक आइडियल गैस के लिए, हीलियम के लिए। हाइड्रोजन के लिए तो फिर अलग हो जाएगा। तो हर जगह हम 3/2 kT कैसे अप्लाई कर लेते हैं? 3/2 kT फिजिक्स का मुझे इतना आइडिया नहीं है, पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी तो 3/2 kT है। यही अपन अप्लाई करेंगे, गैसेस के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन आएगा तो। फिजिक्स में आपने क्या पढ़ा है वो एक बार मैं देख के फिर बता पाऊंगा। कि ओके मेरे ख्याल से इस फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला अपने आप में सही है। ठीक है। वैन डर वाल्स कांस्टेंट को कंपेयर करना है, इसमें बताया नहीं है कौन सा वैन डर वाल्स कांस्टेंट कंपेयर करना है।
अगर नहीं बताया हो तो यूजुअली वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए कंपेयर करना होता है, वैसे तो बताना चाहिए था इसको। वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए किस चीज को अकाउंट में लेता है? वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस को अकाउंट में लेता है, गैसेस के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस हैं। ध्यान रहे गैसेस में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ फीचर ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। गैसेस में क्योंकि पार्टिकल्स रिलेटिवली दूर होते हैं तो गैसेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सवाल ही नहीं उठता। गैसेस में मेनली डिस्पर्शन फोर्सेस हो सकते हैं और कुछ हद तक डायपोल डायपोल अट्रैक्शंस हो सकते हैं, बट देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन गैसेस। ठीक है ना? तो H2O लिक्विड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, H2O सॉलिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पर H2O गैस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। अब इन सबको अगर अपन ऑब्जर्व करें तो नियॉन जो एक इनर्ट गैस है उसके पार्टिकल्स में अट्रैक्शन सबसे कम होने चाहिए, कि नियॉन में ना तो कोई डायपोल मोमेंट है और ना ही इसके मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है, इसके पार्टिकल्स में अट्रैक्शन सबसे कम होने चाहिए। ठीक है ना? ये तो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसके पार्टिकल्स में अट्रैक्शन सबसे कम होंगे, तो जो लीस्ट वैल्यू ऑफ ए है दैट शुड कॉरेस्पॉन्ड टू नियॉन। और जो लार्जेस्ट वैल्यूज ऑफ ए हैं वो एक्चुअली लार्जेस्ट मॉलिक्यूल्स को कॉरेस्पॉन्ड करने चाहिए, H2O को नहीं। H2O में पोलैरिटी जरूर है, पर H2O का साइज बेंजीन और टोल्यूइन के रिस्पेक्ट में काफी छोटा है। एक्चुअली गैसेस में जो अट्रैक्शंस आते हैं वो मॉलिक्यूलर साइज पर डिपेंड करते हैं, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ने के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। वाटर के फेवर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जाता है पर वो गैसियस स्टेट में होगा नहीं, इसलिए यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ए जो है वो टोल्यूइन के कॉरेस्पॉन्डिंग मिलेगा, उससे स्मॉलर वैल्यू बेंजीन के कॉरेस्पॉन्डिंग, और एक इंटरमीडिएट वैल्यू वाटर के लिए मिलेगी। सो दिस शुड बी द मैच। अकॉर्डिंगली अगर अपन देखें तो थर्ड शुड मैच विद ए, दो में दिख रहा है। फर्स्ट शुड मैच विद सी, फर्स्ट मैचिंग विद सी, ये थर्ड ऑप्शन में है, इसलिए अपन थर्ड ऑप्शन मार्क करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से थ्योरेटिकल है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को ध्यान में रखते हुए डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में सोचिए। The pressure exerted by the gas is proportional to the mean velocity of the molecule. The pressure exerted by the gas is proportional to the root mean velocity of the molecule. Root mean square velocity of the molecule is inversely proportional to the temperature. The mean translational kinetic energy of the molecule is proportional to the absolute temperature. तो इसमें तो ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं कि डिसाइड करना बहुत आसान हो रहा है। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बाकी ऑप्शंस में इसको वेलोसिटी के बजाय स्पीड वर्ड यूज करना चाहिए था। एवरेज वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी क्योंकि वेलोसिटी सभी डायरेक्शंस में है। स्पीड वर्ड शुड हैव बीन बेटर, बट नेवरदलेस वो सही ऑप्शंस ही नहीं है तो उन पर बात करने का ज्यादा सेंस नहीं है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से प्रेशर का फॉर्मूला बनता है 1/3 रो VRMS स्क्वायर। अगर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखें तो जो प्रेशर एक्सर्टेड है वो VRMS के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट मीन स्क्वायर स्पीड नहीं है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना? रूट मीन स्क्वायर स्पीड बोलना चाहिए था वैसे तो लैंग्वेज वैसे भी फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में इम्प्रॉपर है, बाकी फोर्थ ऑप्शन क्लियरली करेक्ट है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। X मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एक होल के थ्रू डिफ्यूज करी 5 सेकेंड्स में। टाइम टेकन फॉर द इफ्यूजन ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ द गैस स्पेसिफाइड बिलो अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस इज। तो आपको अलग अलग गैसेस दिए हुए हैं, उनको लेते हुए आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि किसके कोरिस्पॉन्डिंग टाइम सही गिवन है। ठीक है ना?
तो यहाँ पर किस तरह से जाएंगे, ग्राहम्स लॉ अप्लाई करेंगे। ग्राहम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास होता है। अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो, सेम हो तो, और रेट को यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम अपॉन टाइम। रेट ऑफ इफ्यूजन यहाँ पर वॉल्यूम से मेजर किया जा रहा है, वॉल्यूम इफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो इसमें तो ऑप्शन बाय ऑप्शन ही चेक करना पड़ेगा। x ml हाइड्रोजन गैस इफ्यूज किया, 5 सेकेंड्स लगे। x ml ही मान लो हीलियम गैस इफ्यूज कराना है तो कितना टाइम लगेगा, टाइम फाइंड करना है। वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम अपॉन टाइम ये अपन को रेट देगा, वॉल्यूम को टाइम से डिवाइड करने पर रेट ऑफ इफ्यूजन मिलेगा। मोलर मास ऑफ हीलियम इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी के कारण ऊपर आएगा, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन नीचे आएगा। इस तरह से अपन को ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। T/5 स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आप जानते ही हैं 1.4 होता है रफली, तो ये 7 सेकेंड्स आ रहा है, तो 10 सेकेंड्स तो गलत दिया हुआ है। वैसे यहां से अपन एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं। देखो ये जो स्क्वायर रूट आया है ये एक्चुअली मोलर मास ऑफ द गैस अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन का स्क्वायर रूट है। ठीक है ना, तो अपना जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग T/5 इस मोलर मास ऑफ द गैस अपॉन 2 है। अलग अलग ऑप्शंस के लिए आप वैल्यूज पुट करते जाइए और चेक करते जाइए। जैसे अगर ऑक्सीजन के लिए चेक करना है तो यहाँ पर 20 पुट करिए, यहाँ पर 32 पुट करिए और देखिए बराबर आता है क्या। ऑक्सीजन के लिए जैसे टाइम 20 सेकेंड्स दे रखा है वो सब्सटीट्यूट किया, ऑक्सीजन का मोलर मास 32 ग्राम्स पर मोल सब्सटीट्यूट किया, तो अपन देखेंगे ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं, तो इसका आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शंस देखने की फिर कोई खास जरूरत नहीं है अगर आप कॉन्फिडेंटली सेकंड ऑप्शन चेक कर चुके हैं तो। 9th क्वेश्चन 1 मोल N2O4 है 300 केल्विन पर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, क्लोज्ड कंटेनर में है, जहां पर उसको 600 केल्विन तक हीट किया गया और 20% मास ऑफ N2O4 डिकम्पोज कर गया, NO2 बना गया, तो रिजल्टेंट प्रेशर क्या होगा। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, पहला तो टेम्परेचर का बढ़ना और दूसरा N2O4 का डिसोसिएट होना। इन दोनों की वजह से प्रेशर पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है ना, अगर N2O4 डिसोसिएट नहीं करता, 1 मोल N2O4 का 1 मोल N2O4 ही रहता, वॉल्यूम V, टेम्परेचर 300 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, 1 मोल N2O4 ही रहता, वॉल्यूम इतना ही रहता, लेकिन टेम्परेचर डबल हो जाता, तो वॉल्यूम तो प्रेशर पर क्या इफेक्ट आता, मोल्स फिक्स्ड, वॉल्यूम फिक्स्ड, टेम्परेचर डबल्ड, pressure will also get doubled and will become 2 atmosphere। तो ये तो विदाउट डिसोसिएशन है। अब इसका डिसोसिएशन कंसिडर करें। डिसोसिएशन 20% हुआ है, 20% मास डिसोसिएट करने का मतलब ये है कि 20% मोल्स भी डिसोसिएट किए हैं और 20% प्रेशर में भी रिडक्शन आया है, तो इसका प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है विदाउट डिसोसिएशन। लेकिन अब ये 20% डिसोसिएट कर रहा है, 20% ऑफ 2 एटमॉस्फेयर लेना पड़ेगा, इतना तो रिडक्शन आया, तो NO2 के प्रेशर में डबल अमाउंट में इंक्रीमेंट आएगा, 2 टाइम्स 0.2 टाइम्स 2 एटमॉस्फेयर, तो 20% डिसोसिएट करने के बाद ये तो बचा 1.6 और ये देखो कितना बन गया 0.8 एटमॉस्फेयर। पूछा है हमसे टोटल प्रेशर, तो उन सबको ऐड करने पर आ रहा है 2.4 एटमॉस्फेयर। ठीक है, चलिए 11th क्वेश्चन पर आते हैं। 11th क्वेश्चन एक बार आप लोग रीड करो, ट्राई करो।
तो इसमें वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स पूछा है, इसका क्या मतलब है? कोई सोचेगा कि 1 लीटर स्टीम है, तो स्टीम तो पूरा 1 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई तो कर रही है, तो हमसे वॉल्यूम क्यों पूछा है? असल में 1 लीटर वॉल्यूम तो सारे मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई जरूर कर रहे हैं, पर उसमें सिर्फ मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कितना है वो अपन से पूछा है। गैसेस में तो लार्ज अमाउंट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस होते हैं ना, सिर्फ मॉलिक्यूल्स का कितना वॉल्यूम है वो हमसे पूछा है। तो इसके लिए ऐसे इमेजिन करो कि अगर हमारे पास 1 लीटर स्टीम हो तो उसका मास क्या होगा, जबकि उसकी डेंसिटी 0.0006 ग्राम्स पर ml है। 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml। स्टीम का मतलब होता है H2O गैस एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, H2O गैस एट 100 डिग्री सेल्सियस को स्टीम बोलते हैं। 1000 ml स्टीम है, ये उसकी डेंसिटी है। तो इस स्टीम का मास क्या होगा? 1000 से मल्टीप्लाई करने पर मिल जाएगा 0.6 ग्राम्स ऑफ H2O गैस। अब इमेजिन करो ये पूरा का पूरा स्टीम कंडेंस कर दिया जाए तो कितना पानी बनेगा, लिक्विड वाटर कितना बनेगा? उसका जवाब ये है कि मास तो सेम ही रहेगा, फुल कंडेंसेशन होने के बाद भी मास तो सेम रहेगा। तो ये H2O लिक्विड का मास है, ठीक है ना, H2O लिक्विड का मास आ गया और डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब 1 ग्राम का मास, 1 ग्राम मास का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब के कोरिस्पॉन्डिंग मास 1 ग्राम, तो 0.6 ग्राम के कोरिस्पॉन्डिंग वॉल्यूम 0.6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब स्टीम को अगर अपन कंडेंस कर दें तो हमको 0.6 सेंटीमीटर क्यूब लिक्विड वाटर मिलता है। 1000 सेंटीमीटर से 0.6 सेंटीमीटर क्यूब, तो फिर वो बचा हुआ 999.4 सेंटीमीटर क्यूब क्या था? 1000 सेंटीमीटर क्यूब H2O गैस को कंडेंस किया तो सिर्फ 0.6 सेंटीमीटर क्यूब लिक्विड वाटर मिला। वेयर इज द रिमेनिंग 999.4 सेंटीमीटर क्यूब? इसका मतलब ये है कि वो वॉल्यूम एम्प्टी स्पेस था, वैक्यूम था। सिर्फ इतना ही वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स का है, मॉलिक्यूल्स का अपना वॉल्यूम इतना ही है, और वो अपन को थर्ड ऑप्शन में नजर आ रहा है। 10th वाले क्वेश्चन में अपन को वॉल्यूम, टेम्परेचर, ग्राफ्स दे रखे हैं। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। आइडियल गैस 1 मोल है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, मतलब N और P फिक्स्ड हैं। ऐसी सिचुएशन में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और इसका मतलब ये भी है कि वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, पॉजिटिव स्लोप होगा, नेगेटिव स्लोप नहीं होगा। तो डी ऑप्शन तो रिजेक्ट हो रहा है। अगर आप इनको ध्यान से देखें तो यहाँ पर टेम्परेचर 273 है, यहाँ 373, 273, 373, 273, 373। तीनों ही ग्राफ्स में टेम्परेचर का इनिशियल और फाइनल वैल्यू सेम है, और तीनों ग्राफ्स में वॉल्यूम की इनिशियल वैल्यू भी सेम है, वॉल्यूम की इनिशियल वैल्यू भी सेम है। बस वॉल्यूम की फाइनल वैल्यू को चेक करना है। तो वॉल्यूम को फाइनल वैल्यू चेक करने के लिए अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Vf अपॉन Vi is equal to Tf upon Ti। फाइनल टेम्परेचर 373, इनिशियल टेम्परेचर 273, Vi की वैल्यू 22.4। ये प्रोडक्ट करने पर, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने पर वैल्यू 30.6 लीटर्स आती है। मैंने ये कैलकुलेशन पहले करी हुई है, आप भी करके देख लेना। तो बस इसमें यही चेक करना था कि ये फाइनल वॉल्यूम किस ग्राफ में सही दिया हुआ है। ये दोनों गलत वैल्यूज हैं, थर्ड ग्राफ में सही वैल्यू गिवन है, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द 12th क्वेश्चन। फॉर 1 मोल ऑफ अ वैन डर वाल्स गैस, वैन डर वाल्स गैस 1 मोल है, B की वैल्यू 0 है, टेम्परेचर
300 केल्विन है वर्सेस 1/v का ग्राफ ड्रॉ किया गया है और इस ग्राफ के आधार पर वैन डर वाल्स कांस्टेंट A फाइंड करना है। अगेन आप लोग थोड़ा ट्राई करिए इसको, ट्राई फॉर 30 सेकेंड्स, फिर डिस्कस करते हैं। वैन डर वाल्स इक्वेशन होती है P + A by Vm स्क्वायर, जहाँ पर Vm मोलर मास है, Vm - B = RT। मोलर मास मतलब 1 मोल गैस का, मोलर वॉल्यूम मतलब 1 मोल गैस का वॉल्यूम, और गैस अपन को 1 मोल ही दे रखी है, तो इक्वेशन इस फॉर्म में यूज कर सकते हैं। और B की वैल्यू भी 0 दे रखी है। इसके बाद Vm को अपन अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो PVm + A by Vm = RT बन गया। PVm वर्सेस 1/v का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। अगर अपन स्ट्रेट लाइन वाली इस इक्वेशन को इंटरप्रेट करें, y एक्सिस पर PVm, x एक्सिस पर 1/Vm, x एक्सिस पर 1/Vm, तो -a जो है वो उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा, RT उस स्ट्रेट लाइन का y इंटरसेप्ट होगा। तो बस इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड करना है, ठीक है ना। स्लोप फाइंड करने के लिए ऑब्वियसली अपन y2 - y1 अपॉन x2 - x1 कर सकते हैं। स्लोप is -a is also equal to y2 - y1 upon x2 - x1। किन्हीं भी दो पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स माइनस उन्हीं पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर अपन को ग्राफ में दो पॉइंट्स तो क्लियरली दिख ही रहे हैं, ये दोनों, ठीक है ना। तो इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं, कैसे भी मान सकते थे। तो y2 की वैल्यू है 20.1 और y1 की वैल्यू है 21.6। y2 - y1, 20.1 minus 21.6, x2 - x1 is 3 - 2। ये -a की वैल्यू है। जो यूनिट्स दे रखी हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। a की वैल्यू 1.5 है, वॉल्यूम लीटर्स में है और प्रेशर एटमॉस्फेयर में है। इसकी यूनिट्स हो जाती हैं लीटर स्क्वायर एटमॉस्फेयर पर मोल स्क्वायर। ये मुझे तो ध्यान है, आप भी ध्यान रख सकते हो इसकी यूनिट्स क्या होती हैं। 1.5, वैसे तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही पूछी है, 1.5। चलिए अब कुछ एल्काइल हैलाइड्स और अराइल हैलाइड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ऑफ क्लोरोबेंजीन, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ऑफ मिथाइल क्लोराइड, इन दोनों का कंपैरिजन करना है। तो ये तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन का लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है और इस कॉन्जुगेशन की वजह से फाइनली जो रेजोनेंस हाइब्रिड क्रिएट होगा उसमें कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। क्लोरीन पर थोड़ा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, जबकि मिथाइल क्लोराइड में सिंगल बॉन्ड है। इसी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर पर अपन को फोकस करना है। मिथाइल क्लोराइड में कार्बन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड है, कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से बॉन्ड की लेंथ कम हो जानी चाहिए, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जानी चाहिए। शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर, दैट शुड बी द आंसर, शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर। फोर्टीन्थ क्वेश्चन में जो सॉल्वेंट दिख रहा है वो है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। HC डबल बॉन्ड O NH2 को फॉर्मामाइड कहते हैं और उसमें नाइट्रोजन पर दोनों मिथाइल ग्रुप्स लगा दिए, तो ये एप्रोटिक सॉल्वेंट बन गया, ठीक है ना। मतलब ये SN1 पाथ नहीं है, ये SN2 पाथ को फेवर करेगा।
पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स SN2 पाथ को फेवर करते हैं। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में कार्बोकेटायंस का फॉर्मेशन हाईली लेस फेवरेबल है। कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन किस केस में पता चलेगा? उसी केस में पता चलेगा जिसमें अल्फा कार्बन कायरल हो। ठीक है, तो यहाँ पर तो दो ग्रुप सेम लगे हुए हैं अल्फा कार्बन पर, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन की कायरलिटी सिर्फ थर्ड पार्ट में दिख रही है, वहीं पर इन्वर्जन होगा। 15th क्वेश्चन, सोडियम इथॉक्साइड एल्काइल क्लोराइड है ये। सोडियम इथॉक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन पुल करेगा। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है। ये वाला बीटा कार्बन लेस हिंडर्ड है, इस वाले बीटा कार्बन पर मोर हिंड्रेंस है। बट एट द सेम टाइम ये जो दूसरा वाला बीटा कार्बन है जो कि 3 डिग्री है, इस पर अगर इस पर से H+ अगर निकाला जाएगा तो मोर स्टेबल एल्कीन बनेगी। और सोडियम इथॉक्साइड जो कि बहुत ज्यादा बल्की बेस नहीं है, ये मोर स्टेबल एल्कीन फॉर्मेशन के लिए ही जाएगा। तो जो X बनेगा वो इस अल्फा और इस बीटा के बीच में ही डबल बॉन्ड बनाने से बनेगा। और इसके बाद जब अपन फिर HBr का एडिशन करेंगे तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, इसमें भी कार्बोकेटायन बनेगा। ठीक है ना, पाई बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट होगा कि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बने और अल्टीमेटली 3 डिग्री पोजीशन पर ब्रोमाइड जाकर ऐड होगा। 3 डिग्री पोजीशन पर ब्रोमाइड ऐड होगा। अकॉर्डिंगली सेकंड ऑप्शन सही है। सर हाँ संगम, हाँ संगम सर जो अभी हमने 14th क्वेश्चन किया DMF वाला, सर अब इसमें जैसे हालांकि सिर्फ DMF लिख दिया, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन देखा जाए तो ये काफी बल्की ग्रुप होगा, तो उसमें भी SN2 जबकि फेवरेबल रहेगा कि Cl- आ जाएगा और Br- फिनाइल ग्रुप के कारण जो है ना, वैसे तो जब क्वेश्चन में इस तरह का दे रखा होगा तो अपन को कायरल कार्बन से सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, और हमें SN2 ही मानना है फिर। हाँ SN2 ही मान रहे हैं। और DMF में वैसे भी SN1 होता नहीं है। DMF या एसीटोन इस तरह के पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में SN1 पाथ से जाने का ऑप्शन ही नहीं है। वैसे तो ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, 2 डिग्री में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट रहे और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करें तो SN2 पाथ फॉलो हो जाती है। और ये जो फिनाइल ग्रुप है ये भी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही माना जाता है, मतलब इसका इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव ही रहेगा इस अल्फा कार्बन के लिए, स्लाइट नेगेटिव। इस वजह से ये इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज थोड़ा बढ़ाएगा भी, वो भी SN2 के फेवर में जाएगा थोड़ा सा। हाँ ये बात तुम्हारी जरूर सही है कि यहाँ पर ये बल्कि ग्रुप भी है, थोड़ा हिंड्रेंस भी क्रिएट करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं पूछा कि SN1 होगा या SN2 होगा, यही पूछा है कि कंप्लीट इन्वर्जन किस में होगा, और इन्वर्जन तो SN2 में ही होता है, तो उसने क्लियर ही कर दिया कि SN2 ही कराना है। तो SN2 होने पर इन्वर्जन किस में हो सकता है? जिसमें कायरल कार्बन हो। ठीक है, ओके सर। 16th क्वेश्चन में मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। मिथेनॉल एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स वीक न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। वीक न्यूक्लियोफाइल्स कभी भी SN2 पाथ से नहीं जा पाएंगे, SN1 पाथ से ही जा सकते हैं। यहाँ पर इस प्रोसेस को अपन सॉल्वोलिसिस भी कह सकते हैं। मिथेनॉल यहाँ पर सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट ही एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। तो सॉल्वेंट पहले वेट करेगा कार्बोकेटायन के बनने का, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता। फिर जो कार्बोकेटायन बना है उसके लिए आप एक बार ये भी सोचेंगे कि क्या उसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। हाइड्राइड शिफ्ट के बाद बनने वाला कार्बोकेटायन और भी स्टेबल हो जाएगा और फिर इस कार्बोकेटायन पर मिथेनॉल अटैक करेगा।
फाइनली डीप्रोटोनेशन के बाद ये प्रोडक्ट बनेगा OCH3। तो ये सॉल्वोलिसिस है और इससे फाइनल प्रोडक्ट बनेगा थर्ड ऑप्शन वाला। ठीक है, 17th क्वेश्चन में सोडियम मेथॉक्साइड यूज किया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में मिथेनॉल था विच इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल, बट इथॉक्साइड आयन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ऊपर से अपन ने डेल्टा भी इंडिकेट किया हुआ है, इसका मतलब हाई टेम्परेचर्स हैं और हाई टेम्परेचर कंडीशंस एलिमिनेशन को फेवर करती है। तो यहाँ पर अपन को एलिमिनेशन कराना पड़ेगा। ये है अपना अल्फा कार्बन, ये बीटा हाइड्रोजन है, ये भी बीटा हाइड्रोजन है। इस वाले बीटा हाइड्रोजन से को एब्स्ट्रैक्ट करने पर मोर स्टेबल एल्कीन बनेगा और इथॉक्साइड आयन यूजुअली मोर स्टेबल एल्कीन फॉर्मेशन के लिए जाता है। इथॉक्साइड, मिथॉक्साइड, इस तरह के लेस हिंडर्ड बेसिस स्टेबल एल्कीन फॉर्मेशन को प्रेफर करेंगे। टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड जो है वो लेस हिंडर्ड पोजीशन से H+ पुल करेगा। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये वाला ग्रुप तो इंटैक्ट रह जाएगा और यहाँ पर तो एल्कीन बन ही नहीं रहा है, तो ये रिजेक्टेड है। सेकंड ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, 19th क्वेश्चन में एक्चुअली फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो रहा है। AlCl3 इज अ ल्यूइस एसिड। AlCl3 यहाँ से Cl- पुल करेगा। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में तो कार्बोकेटायन बनाना ही बनाना है, चाहे 1 डिग्री ही क्यों ना बनाना पड़े। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में तो कार्बोकेटायन बनेगा ही बनेगा। उसके बाद ये जो कार्बोकेटायन बना ये 1 डिग्री है और नेबरिंग पोजीशन से हाइड्राइड शिफ्ट अगर करवा दिया जाए तो एक स्टेबल कार्बोकेटायन बनने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन में जाना ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। कुछ लोग ये भी सोचते हैं ऑप्शंस को देखने के बाद कि रीअरेंजमेंट ना करवा के विदाउट रीअरेंजमेंट ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा देते हैं जिससे 6 मेंबर्ड रिंग बन जाए, क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग 5 मेंबर्ड रिंग के मुकाबले ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए अपन को 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म करवानी चाहिए। ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन 1 डिग्री कार्बोकेटायन का 3 डिग्री में कन्वर्ट होना वो ज्यादा स्टेबिलिटी लाता है। 6 मेंबर्ड रिंग के बजाय 5 मेंबर्ड रिंग अगर बन जाएगी तो उससे ज्यादा इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट करवाएंगे। ये है OCH3 और रीअरेंज्ड कार्बोकेटायन फिर अटैक करेगा। देखो यहाँ पर OCH3 एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है रेजोनेंस के चलते, और ये अपने ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर चार्ज इंड्यूस कर रहा है। ऑर्थो पोजीशन हालांकि थोड़ा हिंडर्ड है मिथॉक्सी ग्रुप की खुद की प्रेजेंस के कारण, इसीलिए अटैक जो है या ये कहें कि इधर से इलेक्ट्रॉन पेयर का अटैक पैरा पोजीशन वाली साइड से होना चाहिए। फाइनली यहाँ पर रिंग फॉर्म होने वाली है। कितने मेंबर की रिंग बनेगी? 1 2 3 4 5। ये 5 मेंबर्ड रिंग है, तो बना लेते हैं। और जो कार्बन जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से, उसी कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप्स भी लगे हुए हैं। ये रहे 2 मिथाइल ग्रुप्स, और ऑब्वियसली यहाँ पर मिथॉक्सी ग्रुप तो है ही। ये फाइनल प्रोडक्ट होना चाहिए क्योंकि 4th ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें डिसीजन लेना था कि 6 मेंबर्ड रिंग बनाए या 5 मेंबर्ड रिंग बनाए आफ्टर रीअरेंजमेंट। 18th क्वेश्चन में अल्कोहलिक KOH दे रखा है और इम्पोर्टेंटली एक्सेस में दे रखा है। अल्कोहलिक KOH दे रखा हो तो एलिमिनेशन कराना ही कराना है और मोर स्टेबल एल्कीन बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 हैलोजन ग्रुप्स लगे हुए हैं। ये इसके लिए अल्फा कार्बन है, ये दोनों बीटा है। इसके लिए अल्फा कार्बन है और ये बीटा है और ये भी बीटा है।
तो अगर अपन थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हमको समझ में आएगा कि अगर अपन डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में बनाएं तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। तो एक डबल बॉन्ड जो बनना चाहिए वो इन दोनों के बीच में बनना चाहिए और एक डबल बॉन्ड यहाँ बनना चाहिए जिससे कि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ सके। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इस तरह से एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ जाए तो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल रहेगा। और ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हमको बेंजीन रिंग के साथ देख लो कॉन्जुगेशन आ रहा है और ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन अपन को फोर्थ ऑप्शन में नजर आ रहा है। फोर्थ ऑप्शन शुड बी द आंसर। आगे बढ़ते हैं 20th क्वेश्चन। इसमें एक 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री RBr और इसके ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद यहाँ पर दो पैरेलल रिएक्शंस पॉसिबल हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन हो जाए या फिर एलिमिनेशन हो जाए। दीज आर द टू कॉम्पीटिंग रिएक्शंस। और यहाँ पर अपन को न्यूक्लियोफाइल के तौर पर दो चॉइसेस दे रखी हैं, या तो इथॉक्साइड आयन या फिर टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन। टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन इज अ स्टेरिकली हिंडर्ड बेस, बल्कि बेस है ये और स्ट्रॉन्ग भी है। तो SN2 रिएक्शन करवाने में इसको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि उसको एक टेट्राहेड्रन के सेंटर पर प्रेजेंट कार्बन पर अटैक करना पड़ेगा। टेट्राहेड्रन के ट्रायंगुलर फेस से एंटर करके कार्बन पर अटैक करना पड़ेगा। वो इस बल्कि बेस के लिए डिफिकल्ट रहेगा, जबकि कॉर्नर से H+ को पुल करना इसके लिए मतलब इजियर रहेगा, सरल शब्दों में बोलें तो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के केस में एलिमिनेशन मेजर प्रोडक्ट बनेगा और इथॉक्साइड के केस में सब्स्टिट्यूशन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, जिसको अपन विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस बोलते हैं। वो प्रोसेस होगी, ठीक है ना। Ks जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक रेट कांस्टेंट, Ke एलिमिनेशन रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है और म्यू जो है वो इनका रेशियो है। तो बताओ किसके लिए Ks ज्यादा होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट A की प्रेजेंस में ज्यादा होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट B की प्रेजेंस में ज्यादा होगा। किसकी प्रेजेंस में ज्यादा होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो इथॉक्साइड फेवर कर रहा है, इथॉक्साइड की प्रेजेंस में ही सब्स्टिट्यूशन का रेट कांस्टेंट ज्यादा होना चाहिए। और एलिमिनेशन रिएक्शन B फेवर कर रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शन का रेट कांस्टेंट B की प्रेजेंस में ज्यादा होना चाहिए। यहां से फिर अगर मैं रेशियो लूं, रेशियो कंपेयर करूं Ks/Ke तो वो A के लिए ज्यादा होना चाहिए, Ks/Ke B के लिए कम होना चाहिए, क्योंकि एक का न्यूमरेटर दूसरे से ज्यादा है और उसी का डिनोमिनेटर छोटा भी है। न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो ओवरऑल क्वांटिटी बड़ी हो ही जाएगी। म्यू फॉर A शुड बी मोर देन म्यू फॉर B और Ke फॉर B शुड बी मोर देन Ke फॉर A। थर्ड ऑप्शन आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर अपन को दो बेसिस में और दो पाथ्स में कंपैरिजन करना था। सर हाँ बोलो। सर अगर यहाँ पे 1 डिग्री ब्रोमाइड नहीं होता तब तो फिर ये जो ETO माइनस है वो ज्यादा प्रोबेबल होता उसके लिए एलिमिनेशन के लिए, या फिर नहीं, तब भी टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ही ज्यादा फेवरेबल रहता। वो स्ट्रॉन्गर बेस भी है क्योंकि इसमें ये तीनों ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हैं और ये ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो ये स्ट्रॉन्गर बेस भी है और इसकी H+ पुल करने की एबिलिटी ज्यादा है, तो ये स्ट्रॉन्गर बेस है इन एनी केस। हाँ ये जरूर है कि ये लेस हिंडर्ड साइट पर अटैक करना चाहता है, हॉफमैन प्रोडक्ट बनाने की टेंडेंसी रखता है लेस हिंडर्ड पोजीशन पर अटैक करके। ओके सर। 21st क्वेश्चन, किस रिएक्शन में रेसिमिक प्रोडक्ट नहीं बनेगा?
जिस रिएक्शन में कोई कायरल सेंटर क्रिएट नहीं होगा वहां पर रेसिमिक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ तो HCl जब ऐड होगा तो यहाँ क्लोरीन आ जाएगा, इनफैक्ट रीअरेंजमेंट होगा यहाँ पर, तो रीअरेंजमेंट, तो फाइनली ये प्रोडक्ट बनेगा। HCN जब अटैक करेगा तो HCN के एडिशन के बाद, ये तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, ये प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर HCl के एडिशन के बाद यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा CH3Cl। और फोर्थ वाले केस में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ब्रोमीन यहाँ लगेगा। तो ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, पर ये कायरल सेंटर नहीं है, नॉट अ कायरल सेंटर। ओरिजिनल रिएक्टेंट ऑप्टिकली इनएक्टिव हो तो प्रोडक्ट हमेशा रेशमिक मिक्सचर बनेगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव रिएक्टेंट से ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट नहीं बन सकता। हालांकि यहाँ पर ये कार्बन ऑलरेडी कायरल था पहले से, इसके बारे में क्वेश्चन ने कोई इंडिकेशन नहीं दिया है। ऑप्टिकली इनएक्टिव रिएक्टेंट से हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कायरल सेंटर ही नहीं है, तो रेसिमिक मिक्सचर बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। 22nd क्वेश्चन, बेसिसिटी का ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी फॉर द फॉलोइंग इंटरमीडिएट्स। तो बेसिसिटी डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी ज्यादा है, कितनी कॉन्सेंट्रेटेड है, डीलोकलाइज्ड तो नहीं है। तो यहाँ तो ये मिथाइल ग्रुप्स इस कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली रिलीज ही कर रहे हैं, और ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिड है, ये कार्बन sp हाइब्रिड है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिड है, ये कार्बन sp हाइब्रिड है, और इस पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो तो रेजोनेंस में डीलोकलाइज्ड है। तो ध्यान रहे sp हाइब्रिड कार्बन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और नेगेटिव चार्ज को हैंडल करने के लिए ज्यादा कैपेबल होता है, ऐसा बोल सकते हैं। नेगेटिव चार्ज अगर एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर आए तो वो उतना अनस्टेबल फील नहीं करता, लेकिन नेगेटिव चार्ज अगर एक लेस स्टेबल स्पीशीज पर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर आए तो वो ज्यादा अनस्टेबल फील करता है। तो ये कार्बन सबसे ज्यादा अनस्टेबल फील कर रहा है क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था और उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और इस इंस्टेबिलिटी के कारण यही स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। फर्स्ट सबसे आगे होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट डेफिनेटली सबसे आगे होना चाहिए। बाकी फर्स्ट के बाद फोर्थ होना चाहिए, यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, वो भी यहीं दिख रहा है। फिर सेकंड, थर्ड और फिफ्थ में डायरेक्टली डिसाइड करना इतना आसान नहीं था। सेकंड में डीलोकलाइजेशन है, हालांकि इसमें कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिड है। sp3 हाइब्रिड कार्बन और भी वीक बेस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि sp हाइब्रिड कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और नेगेटिव चार्ज आने से उतना अनस्टेबल नहीं फील करेगा। सबका ऑर्डर तो शायद डिसाइड करना आसान नहीं है, लेकिन फर्स्ट सबसे ज्यादा बेसिक होगा, फोर्थ उसके बाद आएगा, ये तो डिसाइड हो ही रहा है और उससे आंसर आ रहा है। 23rd क्वेश्चन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, E1 के बारे में बोल रहा है, E1 ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब जब बात E1 पर आ गई है तो E1 में भी कार्बोकेटायन बनता है। SN1 और E1 दोनों का फर्स्ट स्टेप तो सेम ही होता है। यहाँ 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ भी 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी नहीं होगा। यहाँ 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ 2 डिग्री एलाइलिक कार्बोकेटायन बनेगा, और 2 डिग्री एलाइलिक कार्बोकेटायन रिलेटिवली सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और सबसे ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगी। D सबसे आगे, फॉलोड बाय, D should have been followed by C, D के बाद तो C होना चाहिए, C के बाद B होना चाहिए, क्योंकि ये तो 1 डिग्री है ना, in any case C होना चाहिए, B बाद में होना चाहिए, A सबसे पीछे होना चाहिए। आई थिंक इसमें थोड़ा आंसर करेक्शन होगा, C should be ahead of B as far as the rate of E1 is concerned.
ठीक है ना। 24th क्वेश्चन, ये फिर से गैसेस पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें ए की वैल्यू गिवन है और बी की वैल्यू गिवन है। किस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा? जो गैस सबसे आसानी से लिक्विफाई होती है ना, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर लिक्विफिकेशन से रिलेटेड है, और वो गैस सबसे आसानी से लिक्विफाई होती है जिसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हो और रिपल्सिव फोर्सेस वीकर हो। ठीक है ना, अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हो और रिपल्सिव फोर्सेस वीकर हो। ए जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस को अकाउंट में लेने वाला कांस्टेंट है, और बी एक तरह से रिपल्सिव फोर्सेस को अकाउंट में लेने वाला फैक्टर है। रिपल्सिव फोर्सेस को अकाउंट में लेता है, वॉल्यूम के साइज को भी अकाउंट, मॉलिक्यूलर साइज को भी अकाउंट में लेता है। ए की वैल्यू ज्यादा हो और बी की वैल्यू कम हो, या ये कहें कि अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हो और रिपल्सिव फोर्सेस कम हो, तो गैस आसानी से लिक्विफाई होती है। अकॉर्डिंगली इसका आंसर क्रिप्टन होना चाहिए। वैसे क्रिटिकल टेम्परेचर का एक फॉर्मूला भी है, 8A/27RB, और यहाँ से भी यही बात समझ में आती है कि क्रिटिकल टेम्परेचर A बाय B के प्रोपोर्शनल है। इसका A ज्यादा हो और B कम हो, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पर आपको हर केस में A/B चेक करना था। ठीक है, कमिंग टू 25th क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन तो शायद क्लास में भी करवाया होगा। 2 क्लोज्ड बल्ब्स हैं, उनके वॉल्यूम्स इक्वल हैं, दोनों में आइडियल गैस है। Initially at pressure Pi and temperature T1 are connected through a narrow tube of negligible volume. फिगर तो नहीं दिखा रखा फिलहाल, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं। Temperature of one of the bulbs is then raised to T2. The final pressure is. ध्यान आ रहा है, ये क्वेश्चन किया हुआ है क्लास में संगम। तो इसमें 2 बल्ब्स हैं, दोनों के वॉल्यूम्स बराबर हैं, एरो ट्यूब से कनेक्टेड हैं। शुरू में दोनों का टेम्परेचर T1 है, T1 प्रेशर इसमें भी Pi, इसमें भी Pi, और उसके बाद इसका टेम्परेचर तो मान लो T1 ही रखा, इसका टेम्परेचर T2 पर पहुंचा दिया, तो फाइनल प्रेशर Pf क्या होगा? ट्राई करिए ये क्वेश्चन। इस तरह से कनेक्टेड बल्ब्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा मोल्स की कांस्टेंसी से सॉल्व होते हैं। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि मोल्स कांस्टेंट रहेंगे, इनिशियली भी और फाइनली भी। भले ही अंदर अंदर गैस का मूवमेंट हो जाए, लेकिन टोटल मोल्स कांस्टेंट रहेंगे। तो मान लो A है और ये B है, NA इनिशियल प्लस NB इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू NA फाइनल प्लस NB फाइनल। शुरू में तो वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, तो मोल्स के लिए सीधे सीधे n PV/RT लिख सकते हैं। P है Pi, V है 2V/RT। दोनों के मोल्स के लिए कलेक्टिवली इक्वेशन अप्लाई कर दी, लेकिन फाइनली दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, एक का T1 एक का T2, तो इक्वेशन अलग अलग लिखनी पड़ेगी। प्रेशर तो दोनों में सेम ही रहेगा। ध्यान रहे, अगर कंटेनर कनेक्टेड है तो प्रेशर पूरे में यूनिफॉर्म रहेगा। तो Pf टाइम्स V/RT1, दूसरे के लिए Pf टाइम्स V/RT2। अब टेम्परेचर्स अलग हैं, यहाँ से अपन सॉल्व कर सकते हैं। V कैंसिल हो जाएगा, R कैंसिल हो जाएगा, 2Pi/T1, यहाँ से अपन Pf कॉमन लें, 1/T1 प्लस 1/T2, यहाँ से Pf की वैल्यू मिल जाएगी 2Pi/T2 प्लस T2। करके देखिएगा सॉल्व, 2Pi/T2 प्लस T2। आई थिंक 4th ऑप्शन करेक्ट है। 26th क्वेश्चन। गैस A का वॉल्यूम डबल है गैस B से। Compressibility factor of A is thrice that of gas B.
at the same temperature, pressure for the gases for equal number of moles are. तो इसमें तो कंप्रेशन फैक्टर का एक्सप्रेशन यूज में लेंगे. Z होता है PV अपॉन nRT. कंप्रेशन फैक्टर ये होता है. और ZA अपॉन ZB की वैल्यू दे रखी है 3 है. मतलब PA VA मोल्स दोनों के इक्वल हैं, टेम्परेचर दोनों का इक्वल है, तो nRT दोनों के लिए सेम है. PB PB अपॉन nRT इक्वल्स 3. nRT ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और वॉल्यूम ऑफ A is twice that of B. VA अपॉन VB 2 है, तो PA अपॉन PB आ गया 1.5, या ये लिखें 2PA is equal to 3PB. सेकेंड ऑप्शन सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एल्काइल ब्रोमाइड एराइल ब्रोमाइड है, मैग्नीशियम ईथर के साथ रिएक्शन कराई तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा PHMgBr, और हैवी वाटर के साथ फिर रिएक्शन करा रहे हैं D2O. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड ऑलमोस्ट आयनिक बॉन्ड होता है, और ये जो फिनाइड आयन है ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है. कहीं भी थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन अगर इसको दिख जाए, हाइड्रोजन विद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो वो इसको पुल कर लेगा, और ऐसा यहाँ भी होगा. यहाँ से D2O का D प्लस पुल कर लिया जाएगा, अकॉर्डिंगली ये प्रोडक्ट बन जाएगा. अगर H2O होता तो सिंपली बेंजीन रिंग बन जाती. ऐसे यहाँ पर देखिए टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के बारे में मैं अभी बोल रहा था. टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड टेंड्स टू पुल H plus from the less hindered beta carbon. लेस हिंडर्ड बीटा कार्बन से H प्लस पुल करने की टेंडेंसी शो करता है. SN2 पाथ से तो बहुत कम जाएगा, मेजर प्रोडक्ट E2 पाथ से बनेगा. ऑब्जर्व करो, ये भी एक बीटा कार्बन है और ये भी एक बीटा कार्बन है, पर इनमें से लेस हिंडर्ड कौन सा है? ये कॉर्नर वाला. कॉर्नर पर डबल बॉन्ड बनाना मेजर प्रोडक्ट होगा. ठीक है ना, इसको हॉफमैन एलिमिनेशन कहते हैं. The mixture of two organic chlorine compounds on treatment with sodium metal in ether solution gives isobutane as one of the products. The reactants are. तो आप समझ पा रहे हो कि कौन सी रिएक्शन की बात हो रही है? ये वर्ड्स रिएक्शन की बात हो रही है. वर्ड्स रिएक्शन के बाद हमें आइसोब्यूटेन ऑब्टेन हुआ. अब आइसोब्यूटेन एक नॉन सिमेट्रिकल एल्केन है. इसका मतलब यह है कि ओरिजिनल एल्केन ओरिजिनल एल्काइल हैलाइड जो थे वो यहाँ से कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक करके बनेंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करके. तो चाहे यहाँ से ब्रेक करो या यहाँ से ब्रेक करो या यहाँ से ब्रेक करो, एक ही बात है. ठीक है ना. तो मैं यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ और मुझे पता चल जाएगा ओरिजिनल एल्काइल हैलाइड जो था वो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड था और मिथाइल क्लोराइड. आइसोप्रोपाइल एंड मिथाइल क्लोराइड. 30th क्वेश्चन. C5H11Br. इस फॉर्मूला के कितने स्ट्रक्चर्स ऐसे बनेंगे जो ऑप्टिकली एक्टिव हों? इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले तो आपको जज करना चाहिए कि इसमें
डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कितना है। तो Br जो है उसको अपन हाइड्रोजन की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं DBE फाइंड करने के लिए, और ऐसी सिचुएशन में फिर ये C5H12 के इक्विवेलेंट हो जाएगा और इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस 0 होगा। ठीक है, मतलब इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई रिंग नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। अब C5H12 1 2 3 4 5, एक तो इस फॉर्मूला के कितने एल्केन्स बन सकते हैं पहले ये सोचते हैं। एक तो ये बन सकता है 1 2 3 4, एक ये बन सकता है और एक ये बन सकता है। यही 3 एल्केन्स बन सकते हैं। अब इन एल्केन्स में अपन ब्रोमीन प्लेस करने के बारे में सोचेंगे और ये आइडेंटिफाई करेंगे कि उनमें से कौन कौन से एल्काइल ब्रोमाइड्स कायरल होंगे। तो यहाँ पर ब्रोमीन यहाँ लग सकता है, यहाँ लग सकता है, यहाँ लग सकता है। ये 3 यूनिक पोजीशंस हैं। यहाँ लगा दिया तो क्या कोई कायरल सेंटर जनरेट हुआ? नहीं। यहाँ अगर लगाऊंगा तो कायरल सेंटर बनेगा क्या? डेफिनेटली बन रहा है। और यहाँ अगर लगाऊंगा तो यहाँ भी कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है। अब इसमें लगाना है, यहाँ ब्रोमीन लगाएं या यहाँ ब्रोमीन लगाएं एक ही बात है। यहाँ पर लगाना एक अलग सिचुएशन है, यहाँ पर लगाना एक अलग, और यहाँ पर लगाना एक अलग। तो पहले मान लो यहाँ लगा दिया। हाँ संगम बोलो। सर जो 5 चेन में ये नहीं, एक कायरल होगा शायद से। हाँ ये नहीं कायरल, ये अकायरल है। दिस इज अकायरल, दिस वन वाज कायरल। अब यहाँ ब्रोमीन लगा दिया तो क्या कोई कायरल सेंटर क्रिएट हो रहा है क्या? यहाँ ब्रोमीन लगाने से ये वाला कार्बन कायरल बन रहा है। फिर यहाँ ब्रोमीन लगाएंगे तो कोई कायरल सेंटर क्रिएट नहीं हो रहा। फिर यहाँ ब्रोमीन लगाने से ये कार्बन कायरल बन रहा है। तो यहाँ ब्रोमीन लगाने से कोई कायरल सेंटर क्रिएट नहीं हो रहा। और यहाँ अगर अपन सोचें लास्ट वाले में तो ये 1 2 3 4 सारी पोजीशंस इक्विवेलेंट हैं, और यहाँ तो ब्रोमीन लग नहीं सकता, यहाँ पर हाइड्रोजन ही नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं। यहाँ अगर ब्रोमीन लगा दूं तो भी अकायरल प्रोडक्ट बन रहा है। सो दिस इज कायरल, दिस इज कायरल एंड दिस इज कायरल। कुल मिलाकर यहाँ पर 3 पेयर्स ऑफ एनेंशियोमर्स मिलेंगे। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कितने स्ट्रक्चर्स ऑप्टिकली एक्टिव हैं। तो ये स्ट्रक्चर अपने आप में ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव। यहाँ पर पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स बनेंगे। सो 3 आर ऑप्टिकली एक्टिव। इन क्वेश्चंस के अलावा कुछ क्वेश्चंस मैंने जेईई मेन 2019 के ऑनलाइन पेपर्स के भी लिए हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, कुछ ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो ये मैंने इंटरनेट पर एक सोर्स से लिए। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करने के बारे में क्वेश्चन बोल रहा है। तो यहाँ पर अगर अपन ऑप्शंस देखें समझ में आ रहा है कि पहले डबल बॉन्ड पर ब्रोमीन ऐड कराना है और उसके बाद इथेनॉल का रिएक्शन करवाना है। तो पहले डबल बॉन्ड पर ब्रोमीन जब ऐड करवाएंगे, वैसे तो मीडियम मेंशन नहीं है पर मोस्ट प्रोबेबली नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा CCl4 या CS2, और ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। ब्रोमीन का एडिशन वैसे एंटी एडिशन होता है, ये ब्रोमिनेशन हो गया। और उसके बाद इथेनॉल से रिएक्शन करवानी है। अब ये जो रिएक्शन है ये आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पर SN1 रिएक्शन करवाई जा रही है, SN1 रिएक्शन। अब दिमाग लगाओ SN1 रिएक्शन के लिए ये वाली साइट मोर अप्रोप्रिएट है, फिर ये वाला कार्बन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। कहाँ पर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा? उसका जवाब है बेंजाइलिक पोजीशन पर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। बेंजाइलिक पोजीशन पर पहले कार्बोकेटायन बन जाएगा, फिर ये इथेनॉल एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा, फाइनली डीप्रोटोनेशन होगा और ये प्रोडक्ट बनेगा।
किस तरह की रिएक्शन करानी है, इसके लिए आपको ऑप्शंस भी देखने चाहिए, तो आपको बेटर आइडिया लग जाएगा। तो इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा अमंग द गिवन ऑप्शंस। ये साइड वाला क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन, इस पर फोकस करते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? अब इसमें पहले तो HBr से रिएक्शन करवा रहे हैं। HBr से रिएक्शन करवाने पर डबल बॉन्ड पर मोस्ट प्रोबेबली रिएक्शन होगी और HBr ऐड हो जाएगा। HBr का एडिशन कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन के थ्रू होगा। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इस वाली पोजीशन पर बनेगा और यहीं पर ब्रोमाइड ग्रुप आकर लगेगा। ये डबल बॉन्ड O है। उसके बाद अल्कोहलिक KOH यूज किया हुआ है। वैसे तो एक्सेस में बोला नहीं हुआ है, लेकिन ऑप्शंस देखकर स्मार्टली अपन को ये जजमेंट होना चाहिए कि क्वेश्चन जो है वो दोनों हैलाइड्स रिमूव कराने के बारे में सोच रहा है। और ये जो कीटो ग्रुप है, इसके बारे में आप शायद जानते हो कि ये इनॉल फॉर्म के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में भी रहता है। तो जब अपन एलिमिनेशन कराएंगे, डबल बॉन्ड लाएंगे, तो वो डबल बॉन्ड्स इस तरह से आ जाएंगे कि डबल बॉन्ड्स एक के बाद एक कॉन्जुगेशन में आ जाएंगे। और जब डबल बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन में आ जाएंगे तो ये जो कीटो ग्रुप है ये भी मेजरली अपने इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ताकि ये पूरी रिंग एरोमेटिक बन जाए, मतलब फिनॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में हर बार हर चीज बहुत ज्यादा स्पेसिफाइड नहीं होती, कुछ चीजें हमें खुद से जज करनी पड़ती हैं। जैसे कि यहाँ पर एरोमेटाइजेशन हो जाएगा और अल्कोहलिक KOH दोनों ही ग्रुप्स को हटा रहा है, दोनों ही साइड्स पर एलिमिनेशन कर रहा है। ये अपन को जज करना पड़ेगा ऑप्शंस देखकर। ये जो 7th क्वेश्चन था इस एग्जाम का, ये थोड़ा सा इम्प्रॉपर है, क्योंकि क्लोरीन HNO लिखने के बाद उनको ये भी बताना चाहिए था कि कितने मोल्स ऑफ क्लोरीन लिए हैं। अगर 1 मोल ऑफ क्लोरीन लेते हैं तब तो यहाँ पर CH2Cl बन सकता है। 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन लेने पर CHCl2 बन सकता है। एक्सेस में लेने पर CCl3 बन सकता है। और बाद में उनके हाइड्रोलिसिस पर CH2OH बन सकता है, CHO बन सकता है, COH बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ क्लोरीनेशन। तो ये थोड़ा सा अनक्लियर क्वेश्चन था। 6th क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इस 8th क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान देते हैं। 8th क्वेश्चन एक बार आप लोग भी ट्राई कर लीजिए। इसमें टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड यूज में लिया जा रहा है, एंड टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बल्की बेस। ये एलिमिनेशन करेगा ही करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और इस तरह से डबल बॉन्ड आ जाएगा और उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीटिंग की जा रही है। अगर अपन सारे ऑप्शंस देखें तो हमको नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं रिंग फॉर्मेशन करवाना है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करवाना है। जब अपन H2SO4 ऐड करेंगे सिस्टम में तो वो H+ आयन इस डबल बॉन्ड को प्रोटोनेट करेगा। डबल बॉन्ड को भी ऐसे प्रोटोनेट करेगा जिससे एक ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बने। अब सोचो ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ये पास में लगा हुआ है, अगर मैं यहाँ पर कार्बोकेटायन बना दूं तो ये C डबल बॉन्ड O उस कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करेगा या डीस्टेबलाइज करेगा? डीस्टेबलाइज करेगा। इसीलिए अपन कॉर्नर वाली पोजीशन पर कार्बोकेटायन बनाएंगे। इस केस में 1 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए उस 2 डिग्री कार्बोकेटायन से। और उसके बाद फिर वही इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, यहाँ पर अटैक होगा। 1 2 3 4 5
6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, रिंग भी स्टेबल बन रही है। बस इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो कार्बोकेटायन अपन पहली बार बनाए वो स्टेबल बनाए। अगर रीअरेंजमेंट की संभावना हो तो रीअरेंजमेंट करवा दें और फिर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है मैंने। और भी ये सब क्वेश्चंस आप अपने लेवल पर ट्राई कर सकते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ वाला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following potential energy diagrams represent SN1 reaction? SN1 reaction के लिए rate determining step कौन सा होता है? कार्बोकेटायन फॉर्मेशन वाला स्टेप। कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। राइट, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन वाला स्टेप, और वो फर्स्ट स्टेप ही होता है इनवेरिएबली। और जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है उसका पीक हायर होता है, उसका जो ट्रांजिशन स्टेट है ना वो हाईएस्ट एनर्जी का होना चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर भी ज्यादा होना चाहिए, और जो पीक है ट्रांजिशन स्टेट का वो सबसे ऊपर होना चाहिए। और ट्रांजिशन स्टेट का पीक जो है वो सेकंड वाले ग्राफ में तो दोनों स्टेप्स के लिए बराबर दिख रहा है, थर्ड वाले ग्राफ में सेकंड स्टेप के लिए हायर दिख रहा है, फोर्थ वाला ग्राफ तो सिंगल स्टेप रिएक्शन बता रहा है। तो SN1 रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शंस तो है ही नहीं, कम से कम 2 स्टेप में होती हैं, 2 से ज्यादा स्टेप्स में भी होती हैं कई बार, लेकिन हमेशा पहला स्टेप जो होता है वो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता है और वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी होता है। अकॉर्डिंगली फर्स्ट ऑप्शन शुड बी द आंसर। ऐसे ही इस 12th क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सोचते हैं। Increasing rate of SN1 reactions in the following compounds. SN1 reactions का रेट सीधे सीधे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंडेंट है। कार्बोकेटायन जितना स्टेबल होगा एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर उतना ही कम होगा, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर जितना कम होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ जो कार्बोकेटायन बनेगा वो 2 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ भी 2 डिग्री बेंजाइलिक, यहाँ भी 2 डिग्री बेंजाइलिक, यहाँ भी 2 डिग्री बेंजाइलिक। तो फिर फर्क क्या है? फर्क है अटैच्ड ग्रुप का। ये जो OCH3 है ये अगर पैरा पोजीशन पर लगा रहेगा, पैरा पोजीशन पर लगा रहेगा तब तो उस कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करेगा, और अगर मेटा पोजीशन पर लगा रहेगा तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट, वो भी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ तक पहुंचाएगा और बनने वाले कार्बोकेटायन से और इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बोकेटायन को सोचो स्टेबलाइज करेगा या डीस्टेबलाइज करेगा? डीस्टेबलाइज करेगा। तो सेकंड वाले केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सबसे कम होनी चाहिए। सेकंड वाले केस में कार्बोकेटायन सबसे अनस्टेबल बनेगा, फोर्थ वाले केस में सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो फोर्थ सबसे आगे होना चाहिए, फिर थर्ड होना चाहिए, फिर फर्स्ट होना चाहिए, और सेकंड सबसे पीछे होना चाहिए। ये चीज अपन को सेकंड ऑप्शन में नजर आ रही है, तो इसका आंसर सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस मेनली इजी हैं और अपन ने मोर और लेस कर भी लिए हैं। ठीक है, विनाइल हैलाइड्स में SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं होता? क्योंकि विनाइल हैलाइड्स में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है और इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी कम हो जाता है क्लोरीन के कारण। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्लीवेज इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। हाँ, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो रीजनिंग तो आ रही है, आई थिंक सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। रिमेनिंग क्वेश्चंस इसके जो हैं, अगर कोई नया क्वेश्चन है तो आप कर लेना, वैसे मोर और लेस बाकी क्वेश्चंस इजी हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन है PbR3, इसमें सबसे पहले स्टेप में
सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, OH को Br ग्रुप रिप्लेस करेगा और उसके बाद अल्कोहलिक KOH से एलिमिनेशन करवा रहे हैं। तो एलिमिनेशन इस तरह से होना चाहिए जिससे कि ये डबल बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन में आ जाएं और वो कॉन्जुगेशन अपन को थर्ड ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। इसका आंसर थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। चलिए फिलहाल आज का डिस्कशन अपन यहीं पर रोकेंगे। आज अपन ने गैसेस और एल्काइल हैलाइड्स पर फोकस किया। SN1, SN2, E1, E2 इन रिएक्शंस का ही स्टडी है एल्काइल हैलाइड्स मेनली। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कशन में अगले टॉपिक्स की तरफ आएंगे। आज फिलहाल इतना ही।